जय हिंद दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले पिछले दिनों हमने जो हिंदी के प्रश्न हल किए थे, उसमें से कुछ प्रश्न शेष रह गए थे, उसे आज हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की सीरीज को। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है? पहला नंबर है पंजाबी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है सिंधी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38, यह वही लड़का है उसको तुमने पीटा था, इस वाक्य में किस अंश में अशुद्ध है? ऑप्शन ए है पीटा था, यह वही, ऑप्शन सी है उसको तुमने, ऑप्शन डी है लड़का। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, उसको तुमने। ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? उसको तुमने, उसको के स्थान पर जिसको होगा। जैसे सेंटेंस को करेक्ट करते हैं, यह वही लड़का है जिसको तुमने पीटा था, और जिसको की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उसको। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उसको तुमने। ये अशुद्ध होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? चिदम्बरा, बुनी हुई रस्सी, उर्वशी और यामा। इन सभी में से कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? आइए देखते हैं इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी। चलते हैं, जानते हैं कि बुनी हुई रस्सी के पीछे का क्या इतिहास है। बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को वर्ष 1972 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। और हमारा प्रश्न क्या कह रहा था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 40 नंबर क्या कह रहा है? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए कह रहा है संदेह अलंकार, ऑप्शन बी कह रहा है यमक अलंकार, ऑप्शन सी कह रहा है श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी कह रहा है उपमा अलंकार। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपमा अलंकार। आइए सभी अलंकारों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में जरूर ही मददगार साबित होगा, क्योंकि अलंकार से संबंधित प्रश्न हर पेपर में आते ही रहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होगा इसका, इसके पीछे का तर्क क्या है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार वह होता है जो दो भिन्न वस्तुओं के बीच समानता या तुलना स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जहां दो वस्तुओं के बीच तुलना की बात होगी, वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। और संदेह अलंकार के बारे में क्या कह रहा है? जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो, उसे संदेह अलंकार कहेंगे। श्लेष अलंकार किसे कहेंगे? जब किसी शब्द का एक से ज्यादा अर्थ निकलता हो, जब किसी शब्द का एक से ज्यादा अर्थ निकलता हो, तो वो कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। यमक अलंकार के बारे में क्या है? जब किसी शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तो दोस्तों ये 40 प्रश्न। अब शुरू करते हैं आज का दिन का मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नों की सीरीज को, जो 41 से शुरू होकर 57 नंबर तक होगा। तो शुरू करते हैं आज प्रश्नों की सीरीज का। पहला प्रश्न 41 नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत धारा 69A डैश से संबंधित है। ये किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की विधियां, ऑप्शन बी कह रहा है सूचना तथा सार्वजनिक
पहुंच को अवरोध करने की प्रक्रिया, साइबर आतंकवाद की परिभाषा और डेटा एन्क्रिप्शंस के नियम। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरोध करने की प्रक्रिया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 के ओपन वर्ग के विजेता डैश बने हैं। आपको बताना है कौन बने हैं इसके। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? रमेश बाबू प्रगानंधा। और ऑप्शन बी कह रहा है अर्जुन एरिगेसी। और ऑप्शन सी कह रहा है विदित गुजराती। और ऑप्शन डी कह रहा है प्रणव वेंकटेश। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रणव वेंकटेश। और जानते हैं फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के बारे में। इस प्रतियोगिता 26 फरवरी से 7 मार्च 2025 तक मेंटेनेग्रो के पेट्रोवैक में आयोजित हुआ था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 43 नंबर क्या कह रहा है? एटीएमएस से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? एटीएमएस एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन ए क्या कह रहा है? यह केवल टोल कलेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। यह केवल ग्रामीण सड़कों पर लागू होता है। यह घटनाओं को शीघ्र पहचान और निगरानी में सहायक है। यह केवल ट्रैफिक लाइट को कंट्रोल करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह घटनाओं को शीघ्र पहचान और निगरानी में सहायक है। एटीएमएस एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम संबंधित है। यह घटनाओं को शीघ्र पहचान और निगरानी में सहायक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 44 क्या कह रहा है? भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता के आधार अधिनियम 2003 में ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में मुआवजों की दर निर्धारित की गई है। 2 गुना। ऑप्शन ए कह रहा है 2 गुना, 1.5 गुना, 4 गुना, 2 गुना। ऑप्शन सी कह रहा है 3 गुना, 2 गुना। ऑप्शन डी कह रहा है 1.5 गुना, 4 गुना। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 गुना और 2 गुना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर मैं आपके समक्ष आ सकूं। और डेली बेसिस पर आप देख ही रहे हैं, इसके पहले मैंने हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व कराया, अब मैं संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को हल करा रहा हूं। ऐसे ही यह क्रम जब तक आपकी परीक्षा हो नहीं जाती है तब तक यह चलता रहेगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 45 नंबर, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम किस स्तर का विषय है? प्रश्न कह रहा है पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम किस स्तर का विषय है? केंद्र सरकार का विषय है ऑप्शन ए, बी समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सरकार का विषय है, पंचायत स्तर का विषय है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार का विषय होगा। किसका विषय होगा? राज्य सरकार का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है? 46 पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है समुद्री प्रदूषण कम करना। ऑप्शन बी है वनों की कटाई रोकना। ऑप्शन सी है वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना। ऑप्शन डी है कार्बन पर लगाम। सॉरी,
ऑप्शन डी है कार्बन कर लगाना। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना। वैश्विक तापमान को क्या करना? सीमित करना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है मलेरिया डैश परजीवी पैरासाइट के कारण होता है। ऑप्शन ए है ट्रैपोनोसोमा प्लाज्मोडियम लाइसोमेनी लाइसोमेनिया और साल्मोनेला। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? ऑप्शन इस प्रश्न का क्या ऑप्शन का उत्तर होगा? आइए चेक करते हैं इसका क्या होगा। प्लाज्मोडियम। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्लाज्मोडियम। जानते हैं इसके पीछे का तर्क क्या है कि मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। यह परजीवी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य में प्रवेश करता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डीएनए का पूर्ण नाम है। इस प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूं और ये आपको बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर जरूर से जरूर आप कमेंट में करिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नेता स्वराजी आंदोलन 1804 में जुड़े थे? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए है हाजी सिरायतुल्लाह, दादू मियाँ, नौवा मियाँ, ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी लोग फराजी आंदोलन 1804 में 1804 से जुड़े हुए थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकथाम हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14566 डैश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय द्वारा, और ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विधि एवं ऑप्शन डी है विधि एवं न्याय मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का मुख्यालय डैश स्थित है? कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का मुख्यालय डैश स्थित है। ऑप्शन ए है पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन बी है जनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन डी गुरुग्राम भारत। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम भारत। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं उसका क्या होगा। ऑप्शन प्रश्न नंबर 52 पावन क्या कह रहा है? भारत में आयकर अधिनियम 1961 कब प्रभावी हुआ था? ऑप्शन ए है 2 अप्रैल 1950 में, 1 अप्रैल 1961 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1 अप्रैल 1962 में, ऑप्शन डी कह रहा है 4 अप्रैल 1971 में। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1962। भारत में आयकर अधिनियम 1961 कब प्रभावी हुआ था? 1 अप्रैल 1962 में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 53 क्या कह रहा है? वर्ष 2024-25 में गीतानास नौसेडा
किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? लिथुआनिया। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है? लक्जमबर्ग। ऑप्शन सी कह रहा है क्रोएशिया। और ऑप्शन डी कह रहा है बुल्गारिया। किसका इसका उत्तर क्या होगा? गीतानास नौसेडा किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं पुनः? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथुआनिया देश के ये क्या हुए हैं? राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं पुनः। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर डेटा के मापन की सबसे बड़ी इकाई होती है? ऑप्शन ए है यूबी बाइट, योटा बाइट। ऑप्शन बी है जेबी बाइट, जेटा बाइट। इस प्रश्न का उत्तर होगा योटा बाइट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तुंगनाथ मंदिर भारत के डैश शहर में स्थित है? तुंगनाथ मंदिर भारत के डैश शहर में स्थित है। इस डैश की जगह पे आपको बताना है क्या होगा। पहला है चमोली, दूसरा है मंडी, तीसरा है चंबा, चौथा है ऑप्शन डी शिमला। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, चमोली। और इस चमोली के पीछे का क्या तर्क है? तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह भारत में स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 56 नंबर क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेशों के चिन्ह क्रमशः होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेशों के चिन्ह क्रमशः होते हैं डैश क्या होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे धनात्मक और न्यूट्रॉन पे उदासीन मतलब न्यूट्रल, उस पे कोई चिन्ह नहीं। चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ जो कि 57 नंबर है। हम लोग शुरू किए थे 41 नंबर से और पहुंच गए हैं 57 नंबर पे। आज हिंदी के भी कुछ प्रश्नों को हमने हल किया है, साथ ही साथ मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से भी आधारित प्रश्नों को हल किया है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा रीफ सिस्टम ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ब्यूफोर्ट सागर, कैस्पियन सागर, सेल्टिक सागर, कोरल सागर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर परीक्षा में कभी ना कभी यह प्रश्न आ ही जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कोरल सागर। तो दोस्तों, ये रहे आज के मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से आधारित प्रश्न। आशा करते हैं कि यह प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग इससे जुड़ सकें और इस तैयारी में सबकी मदद हो सके। और इसी शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।